स्क्रीन शेयर हो गया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? यस सर। ओके। तो हम लोगों ने अभी तक किया था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, सॉरी हाँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैसेजेस, उधर तक। गुड आफ्टरनून नेहा। गुड आफ्टरनून सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे बिजनेस रिपोर्ट्स। द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम द बिजनेस रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। किसी को याद है? लास्ट क्लास में कौन कौन था? संपत, स्नेहेश थे? यस सर। बिजनेस रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग? यस सर। Okay, so this will be our last class, I guess, with this chapter, the third class. संपत कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, मैसेजेस भी हो गया था, पॉजिटिव मैसेज, परसुएसिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज। रिपोर्ट नहीं हुआ था, रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे ना आज फिर। ओके, द वर्ड रिपोर्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्टर, विच मीन्स टू कैरी बैक। मतलब रिपोर्टर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, वहां से ये रिपोर्ट वाला वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है कैरी बैक। A report is therefore a description of an event carried back to some who has not present on that scene। मतलब वो बेसिकली एक ऐसा इवेंट के बारे में जानकारी देता है लोगों को जो उस इवेंट जब वो घटित हो रहा था उस समय प्रेजेंट नहीं थे। बिजनेस रिपोर्ट के कैटेगरीज इधर दिए हुए हैं, देखो क्या क्या है। कंप्लायंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, recommendation report, investigation report, feasibility report, research report, periodic report, situational report। तो ये different types of reports हैं। आगे देखो, writing effective business report। A business report should not be written in essay format. It should be written in abridged style that allows the reader to navigate the report quickly and to identify the key elements। मतलब वो ऐसे फॉर्मेट में लिखना चाहिए जिससे की एलिमेंट्स फटाक से समझ में आ सके। तो बिजनेस रिपोर्ट के 4 एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में है क्या? एग्जीक्यूटिव समरी। नंबर 2 में है बॉडी। नंबर 3 में है की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस एंड नंबर 4 में है कंक्लूजन। ये 4 है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। अच्छा, अब एक इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 में देखो, इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, यूजर ऑफ द रिपोर्ट, requisite information or input data, collection of data and facts, analysis and fact findings, procedures, executive summary, ये सब मिलना चाहिए एक रिपोर्ट में। अगर प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा रिपोर्ट का तो कैसे समझ में आएगा। अगर फॉर्मेट में नहीं बना होगा एक रिपोर्ट अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो फिर वो रिपोर्ट कैसा। यूजर ऑफ द रिपोर्ट, कौन उस रिपोर्ट को यूजर कौन है वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है रिक्विजिट इंफॉर्मेशन और इनपुट डेटा, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जरूरी है उस रिपोर्ट में। फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, रिपोर्ट में प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स उसमें मिलने चाहिए, ये एक चीज है। फिर आता है एनालिसिस एंड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसीडियर्स, यानी एनालाइजेबल होना चाहिए एंड फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स एंड जो प्रोसीडियर्स है वो पता होना चाहिए। एंड लास्टली है एग्जीक्यूटिव समरी, समरी होनी चाहिए उस रिपोर्ट की। तो देखो इधर आते हैं हम लोग, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। Inter and intra-departmental communication has largely been a formal affair. Intra and inter
डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा जगह होता है जो कि फॉर्मली कैरी ऑन किया जाता है. The chief executives assume that they were expected to be direct, brief, and functional, wasting little time and niceties. Employees were usually taken for granted. तो इसका मतलब क्या होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव क्या अज्यूम करते थे कि उनको डायरेक्ट करना है, उनको कम काम करना है और फंक्शन करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना काम अपने एम्प्लॉयज से निकलवाना है. No wonder the documents produced were stayed as क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड. मतलब बेसिकली इन्हीं कारण की वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें स्टैंडर्ड उनका अपलिफ्ट किया गया. तो देखते हैं हम लोग नंबर 1 क्या क्या आता है इसमें इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में. नंबर 1 मेमोरेंडम. द टर्म मेमोरेंडम in short memos has been misunderstood as a part of disciplinary proceedings. ये एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का के साथ इसको मिला दिया जाता है जो कि ये नहीं है. फार फ्रॉम इट, द वर्ड एट बेस्ट मीन्स अ नोट और रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर यूज. ये बेसिकली एक नोट या रिकॉर्ड है फ्यूचर यूज के लिए. बेसिकली मेमोरी, मेमोरेंडम का शॉर्ट फॉर्म मेमो है, बेसिकली मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए होता है. इट इज अ यूजफुल मोड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. वो एक यूजफुल मोड है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए. अ मेमोरेंडम प्लेज अ कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल रोल. ये कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल रोल प्ले करता है. विच मच ऑफ इंटर एंड इंट्रा ऑफिस कम्युनिकेशन इज बीइंग डन ओवर द फोन. मतलब वाइल ज्यादा से ज्यादा ऑफिस कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं फोन के ऊपर होता है, मेमोरेंडम्स आर प्रेफर्ड व्हेन वन नीड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन राइटिंग. जब कोई चीज राइटिंग में चाहिए होती है तब मेमोरेंडम काम आता है. तो देखो ये एक मेमोरेंडम है, एक स्पेसिफिन है, स्पेसिमेन है, ये वाला एक एग्जाम्पल है मेमोरेंडम का. बीम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, इधर कंपनी का नाम और जगह, हेड ऑफिस का जगह या फिर जहाँ पे है वो उस जगह का नाम. एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ऑपोजिट में डेट दिया हुआ है. ये ऑफिस मेमोरेंडम है इसलिए इसका सब्जेक्ट में ऑफिस मेमोरेंडम दिया हुआ है और अंदर लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू द रिक्वेस्ट ऑफ ग्रांट ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव. मतलब ये बेसिकली लीव के लिए एक मेमोरेंडम है. तो ये कैसा टाइप का मेमोरेंडम है वो बता दिया है. और इधर सिग्नेचर साइंड बाय किसका है, रमेश कुमार एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर. और ये किसको दिया जा रहा है, कंपनी सेक्रेटरी को के थ्रू दिया जा रहा है सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में. ये सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स ऑफ मेमोरेंडम के, ये आप लोग देखना. फिर नेक्स्ट आता है ऑफिस सर्कुलर्स. ऑफिस सर्कुलर्स फॉर disseminating information to a large number of employees within the organization. ये basically information pass करने के लिए बनाया जाता है more than one employee के लिए, मतलब office employees के लिए as a whole. Since there is internal communication, therefore it has traditionally been brief and business-like, formal and devoid of salutation. A few specimens are given below. मतलब basically ये एम्प्लॉयज के बीच में सर्कुलेट होता है और इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हुए ट्रेडिशनली इसी को एक पर्टिकुलर फॉर्मल मीन्स में अब सैल्यूटेशन देते हुए यूज किया जाता है. तो देखो इनवाइटिंग सजेशंस पहले ही दे दिया है, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस और सर्कुलर का नंबर दे दिया है. इधर 3 अप्रैल 2019 यानी डेट दिया है और सर्कुलर के अंदर जो भी लिखना था वो छोटे से लिख दिया है. जिसने सर्कुलर ड्राफ्ट किया उसने अपना नाम लिख दिया है. तो सर्कुलर ऐसे बनते हैं. ओके. नंबर 3 आ जाओ, ऑफिस ऑर्डर्स. Office orders have a
format similar to that of memorandums. What makes them different is the purpose and tone employed. They generally deal with the matters affecting rights and privileges of the employees. The language used is formal and legally common. Passive verbs are preferred. They carry a number since they remain in force till revoked and filled for future reference. In addition, they carry a bold, underlined heading to help us identify them. Copies are sent to concerned people. मतलब ऑफिस ऑर्डर्स मेमोरेंडम के जैसे ही होता है. वो अलग कैसे होता है? क्योंकि इसका टोन पर्पस थोड़ा डिफरेंट होता है. ऑल्दो ये फॉर्मल होता है एंड साथ ही साथ लीगल मैटर्स भी हेल्प कर सकता है क्योंकि इसका लैंग्वेज भी लीगल होता है. लेकिन मेमोरेंडम की तरह होते हुए भी ये अलग है क्योंकि ये जो राइट्स है, प्रिविलेजेस है, जो अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को, उनको लेके चर्चा करता है. तो नीचे देखो स्पेसिमिन है, इधर ऑर्डर नंबर है, ऑपोजिट में डेट है, नीचे ऑफिस ऑर्डर लिखा हुआ है और अंदर जो इन्फॉर्मेशन था दे दिया है साइन करके. सीसी यानी कार्बन कॉपी में जिसको भेजना था उसका नाम और सब कुछ देके इंफॉर्मेशन देके भेजना पड़ता है. और ये फ्यूचर रेफरेंस में हेल्प किया जा सकता है. चलो नंबर 4 देखो, ऑफिस नोट्स. ऑफिस नोट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ऑफिस नोट्स आर एक्सचेंज बिटवीन दो डिपार्टमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो है. कंपनीज फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर नोट्स ऑफ दिस टाइप. इस टाइप के नोट्स के लिए कंपनी पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करता है. द एक्चुअल लेआउट ऑफ द नोट में डिफर फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी. एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ नोट डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. In this matter of style and individual preference, a few formats are given below. चलो फॉर्मेट देखते हैं. ऑफिस का नाम और उसका क्या बोलते हैं, ये एड्रेस है. रेफरेंस नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में. फ्रॉम लीगल डिपार्टमेंट वो भी है और नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है. राइट हैंड साइड में डेट एंड किसको दिया जा रहा है, टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो भी दिया हुआ है. और अंदर ऑफिस जो नोट देना था वो नोट देके जिसने नोट लिखा है उन्होंने साइन कर दिया है. ऐसा होता है ऑफिस नोट्स. Points to remember: a memo is different from a letter, both in format and in effect of the addressee. It is important to note that a memo does not have a salutation and complimentary clause, but the subject is clearly written and underlined. Memos are used commonly for issuing instructions to the staff, change in the policy, inviting suggestions, giving information, making requests, etc. मतलब मेमो और ऑफिस लेटर दोनों अलग होते हैं, सिर्फ काम में नहीं या फॉर्मेट में ही बल्कि उनके इफेक्ट में भी. इफेक्ट किस पे, ऑन द एड्रेसी. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेमो डज नॉट हैव अ सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. लेटर में सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है लेकिन मेमो में वो नहीं होता है. बट द सब्जेक्ट इज क्लियरली रिटन एंड अंडरलाइन. सब्जेक्ट लिखा होता है और क्लियरली अंडरलाइन किया जाता है. मेमोज आर यूज्ड कॉमनली फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू स्टाफ. स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देने के लिए मेमोज इशू किए जाते हैं. चेंज इन पॉलिसी, इनवाइटिंग सजेशंस. चेंज इन पॉलिसी के लिए भी सजेशन इनवाइट करते हैं. गिविंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग रिक्वेस्ट. इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिक्वेस्ट भी करने के लिए. Whatever be the subject matter, the language of the memo should be polite and courteous. No matter कि language कैसा है, memo should always be polite and courteous, यानी इज्जत देने वाला. अब आ जाते हैं, इधर तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Management Information System, MIS. The MIS concepts. Executives in the organization provide leadership and direction for planning, organizing, staffing, supervising, controlling business activities. Each of these business activities involve decision making,
process. For making decisions, executive need information. ये तो obvious सी बात है ना, executive को information चाहिए होगा. The required information is to be provided by the information specialist or by data processing department. Information specialist या फिर data processing department ही तो information दे सकता है. With the increase in competition in this era of information economy, the demand for organized needs based information increases day by day. यानी information का necessity day by day increase होता है. चलो अब हम लोग देखेंगे जो major postulates जो होते हैं MIS Management Information System के, वो क्या क्या है. Number 1, information form of a MIS is periodic, exception and based on demands. मतलब इसका जो information होता है वो periodic होता है, वो exception होता है बाकी चीजों का, और साथ ही साथ demands के ऊपर बेस करके ये बनता है. Information formats are pre-specified and fixed. Information का जो format है वो pre-specified होता है और fixed होता है. Information is provided by extraction and manipulation of operational data. Information जो provide होता है वो extraction and manipulation of operational data के basis पे होता है. It provides information about performance of the organization. ये information किस चीज के बारे में देता है कि organization कैसे perform कर रहा है. It provides information about the performance of an organization. ये तो बोला. It supports the intelligence and implementation stages of decision making. ये सपोर्ट करता है इंटेलिजेंस और इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस को डिसीजन मेकिंग के. इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस फॉर ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये सपोर्ट करता है स्ट्रक्चरल डिसीजन फॉर ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल प्लानिंग, मतलब टैक्टिक्स यूज करके प्लानिंग जो और साथ में साथ कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग, इस चीज में ये हेल्प करता है. इसका पर्पस क्या है? The report of the organization performance to tax authorities, shareholders, regulatory authorities, and other stakeholders, and as suppliers and customers, etc. ये report करता है किसको? अलग अलग tax authorities को, shareholders को, regulatory authorities को, stakeholders जैसे कि suppliers और customers है. किस चीज के बारे में? ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के बारे में. टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस. ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान्स बनाने में हेल्प करता है. टू एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल ऑन वेरियस ऑपरेशंस इन द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक्सरसाइज डे टू डे कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑपरेशंस में फॉर डिफरेंट फंक्शनल एरियाज इन ऑर्गेनाइजेशन में. टू एलोकेट डिफरेंट टाइप ऑफ resources to different functional areas. ये allocate करता है different resources in different functional areas. To allow management by exception. ये management को allow करता है exception. To develop database of business partners and devise procedures to deal with them. ये develop करने help करता है क्या? Database of business partners, business partners जो है उनका database build करने में help करता है, और बनाने में क्या हेल्प करता है? प्रोसीडियर्स हेल्प करता है बनाने में, जिससे इनके साथ डील किया जा सके. टू डेवलप द ट्रेनिंग टूल्स फॉर न्यू रिक्रूट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग टूल्स डेवलप करने में हेल्प करता है किनके लिए? जो लोग नए फ्रेशर्स जो हैं जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह से. नेक्स्ट देखो एलिमेंट्स ऑफ MIS. क्या क्या एलिमेंट्स है MIS के? नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 इंफॉर्मेशन, नंबर 3 सिस्टम. द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड बाय मैरी फोले. व्हाट डज ही से? व्हाट डज शी से? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मैनेजमेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मैरी फोले द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय और थ्रू पीपल. It also refers to as a set of functions and processes designed to initiate and coordinate group efforts in an organization setting. मतलब ये क्या होता है? इसमें functions and process डिजाइन किए जाते हैं जिससे कोऑर्डिनेट करा जा सके ग्रुप एफर्ट
ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग में, डायरेक्ट टुवर्ड्स प्रोमोटिंग सर्टेन इंटरेस्ट, प्रिजर्विंग सर्टेन वैल्यूज एंड परस्यूइंग सर्टेन गोल्स। ये सर्टेन इंटरेस्ट को वैल्यू करता है, प्रिजर्विंग सर्टेन वैल्यूज मतलब किसी कुछ वैल्यूज को पकड़ के रखता है और सर्टेन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट में be thought of as the sum total of these activities which relate to laying down of certain plans, policies and purposes. मतलब मैनेजमेंट इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, सम टोटल ऑफ सारे एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लेइंग डाउन ऑफ सर्टेन प्लान्स को प्लान करने में, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, पर्पस को जताने में, फॉर सिक्योरिंग मनी, मैन, मटीरियल, मशीनरी मतलब लेबर को हेल्प करने में, जो काम करते हैं एम्प्लॉयज को उनको हेल्प करने में, मनी बचाने में और कमाने में, मटेरियल को प्रॉपरली खर्च करने में एंड मशीनरी को ठीक से यूज करने में, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स बेसिकली। ठीक है, तो गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ इंफॉर्मेशन में। इट इज अ सोर्स ऑफ, एक सेकेंड, इट इज अ सोर्स ऑफ इंक्रीमेंट इन नॉलेज। ये सोर्स ऑफ इंक्रीमेंट होता है नॉलेज में। In MIS, it is obtained by processing data into a form of meaningful to the users. मतलब ये इंक्रीमेंट करता है किस चीज को, नॉलेज को। MIS क्या करता है, ऑब्टेन करता है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस डेटा करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और उसको मीनिंगफुल बनाता है यूजर्स के लिए। To illustrate the concept, let us discuss the following situations. If someone throws the word 11 during discussion, it means nothing to the participant. It is a data item, but is placed within context familiar to that intended recipient. मतलब अगर कोई डिस्कशन में 11 बोलता है, मान लो, जो बोला है उसके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने सुना है उनके लिए मैटर करता है, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज को एनालाइज करना है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, ये बोला है। लास्ट पॉइंट है सिस्टम। A physical system is a set of components that operate together to achieve a common objective or multiple objectives. These objectives are realized in outputs of systems. An efficient system uses inputs economically, producing its output. यानी एक फिजिकल सिस्टम सेट क्या होता है, कंपोनेंट्स का सेट होता है जो कॉमन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करता है अचीव करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स आउटपुट को रियलाइज करने में हेल्प करता है। एफिशिएंट सिस्टम यूज करता है इनपुट्स को इकोनॉमिकली और प्रोड्यूस करता है आउटपुट्स को। An effective system produces the outputs that are best met the objectives of the system. इफेक्टिव सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट को जो बेस्ट मीट करता है ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टम के। MIS कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिस्टम। MIS एक सिस्टम के जैसे माना जा सकता है। सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, प्रोसीडियर एटसेट्रा टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, प्रोसीडियर, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है टाइमली और एक्यूरेटली, मतलब सही तरीके से और सही टाइम पे मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, मैनेजमेंट लेवल्स एंड देयर इंफॉर्मेशनल नीड्स। तो इन तीनों लेवल में इनके क्या क्या नीड है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। तो फर्स्ट में आ जाते हैं हम लोग टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इधर क्या होता है देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस which are concerned with overall tasks of designing, directing and managing of organization
in an integrated manner. These are responsible for interacting with the representatives of the external environment such as financial institutions, political figures and important clients of the organization. मतलब इन लोग का काम है प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं देखना और काम देना, प्लानिंग करना, इसीलिए इनको स्ट्रैटेजिक लेवल या फिर टॉप लेवल पे माना जाता है। इनका काम होता है किनके साथ डील करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल फिगर्स, इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉप लेवल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स। इसमें चेयरमैन, बोर्ड डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये लोग आते हैं। और साथ ही साथ देखो, टॉप मैनेजमेंट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज in the direction and determining of overall goals and objectives of the business. ये goals and objective of the business को certify मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाई करता है और उसके तरफ काम करने पे मजबूर करता है। ये एक ऐसा प्लानिंग और फ्रेमवर्क बनाता है जिसके अंदर सब कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग मिडिल लेवल में। Middle level management is defined as a group of management positions which tend to overlap the top and supervisory management levels in the hierarchy. मतलब ये middle level management combination of दोनों level में है, top level and lower level, क्योंकि ये middle में है तो इसमें दोनों का characteristics रहता है। Middle management position consists of head of functional departments and chief of the technical staff and service units. मतलब इसमें कौन कौन रहता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड और क्या बोलते हैं आप लोगों का चीफ टेक्निकल स्टाफ एंड सर्विस यूनिट्स। मिडिल मैनेजमेंट देयरफॉर इंक्लूड्स पीपल सच एज मैनेजर ऑफ सेल्स, द मैनेजर ऑफ परचेजिंग, फाइनेंस मैनेजर and the manager of personnel, etc. Middle management may be viewed as administrative management in the sense that it is responsible for the elaboration, classification, operational and organizational goals. मतलब ये elaboration, classification, organizational and operational goals के लिए और उनको fulfill करने के लिए काम में आता है, इसलिए ये middle level या फिर tactical level management important होता है। And finally हम लोग आते हैं supervisory level. The supervisory level और lower level management जिसे कहा जाता है वो क्या होता है, is defined as the term of management position at the base of the hierarchy. ये एकदम नीचे की तरफ होता है hierarchy के। It consists of section officers, office managers, superintendents, foremen and supervisors who directly responsible for instructing and supervising the effort of rank and file clerical and blue collar employees. white collar employees आते हैं middle level में, blue collar आते हैं lower level में। तो इधर जो लोग आते हैं ये लोग बेसिकली काम करते हैं। टॉप लेवल प्लानिंग करता है, मिडिल लेवल काम करवाता है एंड लोअर लेवल काम करता है। यही बेसिकली ये लोग बोलते हैं। ऊपर से जो मतलब इनपुट्स आते हैं ये लोग उनको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज को समझ में आया? यस सर। ओके। Characteristics of MIS: comprehensiveness. MIS is comprehensive in nature. It takes inputs from transactions, processing systems and process information primarily for managers at all levels. क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन लेके मैनेजर्स ऑफ ऑल लेवल्स से हायरार्की के लेके उसको प्रैक्टिकली काम में लगा के काम करवाता है, इसीलिए इसका नेचर कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेटेड। MIS कोऑर्डिनेशन बैठाता है किससे, जिससे ये इंफॉर्मेशन पास बैक और फोर्थ कर सके, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ सके, जिससे काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सके। सब सिस्टम MIS क्या करता है, सब सिस्टम एंड क्वासी सेपरेट कंपोनेंट सिस्टम भी एस्टैब्लिश करता है
एज अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड सिस्टम। क्यों? इससे क्या होता है, जो गोल सेट किए होते हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प होता है, एंड काम जब ये एफिशिएंटली करवाता है तो फिर ये गोल्स भी सेट होते हैं। तो ये सब सिस्टम्स एंड क्वासी सेपरेट सिस्टम्स या कंपोनेंट्स को हेल्प करता है सेटअप करने में। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि ये काम को मीनिंगफुल बनाता है। सब सिस्टम्स इंटीग्रेट करते हैं सारे एक्टिविटीज को जो कि इंटर रिलेटेड है लेकिन अलग है। मतलब वो इंटर रिलेटेड तो है लेकिन अलग है, उनको करने का ढंग अलग हो सकता है लेकिन काम तो एक जैसा है। इनमें से ये बेनिफिट्स निकालते हैं, इसको फंक्शन करवाते हैं, इसको क्रॉस फंक्शन करवाते हैं और इससे इसका पूरा यूजफुलनेस निकाल के ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। एमआईएस सिस्टम का सबसे पहला काम क्या था? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब बेसिकली डेटा को लाना। अगर डेटा मिलता है, डेटा को ये लोग प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस डेटा को वो इंफॉर्मेशन बनाते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एनालिसिस में ट्रांसफर करके ये लोग प्रोसेस करते हैं उस डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाएगा डेटा से एंड काम इजी हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी का ऑटोमेटिकली बढ़ना है, वेस्टेज कम होना है, तो ये लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। कन्फर्म्स टू मैनेजर्स मतलब मैनेजर स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली confirms to manager's style and characteristics. MIS system is developed in recognition in the unique managerial styles and behavioral pattern. The personnel who will use it as well as the contributions made by the managers at the organization's most senior levels, the management information system is likely to be carefully tailored to each individual manager's personal taste. मतलब जिस मैनेजर का जिस तरीके का स्टाइल है काम करने का, उसमें ढाल के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके बिहेवियर को और पैटर्न्स को काम करने के समझ के ये वो काम करवाता है। नेक्स्ट देखो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये इधर उधर की खबर को पास में लाके बिगाड़ता नहीं है काम को, सिर्फ जो काम के साथ रेलिवेंट है इंफॉर्मेशन उसी को लेके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है यूजेस एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया। एक एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी क्राइटेरिया को यूज करता है। क्वालिटी चेक के बारे में आप लोग सुने हो कंपनी के? कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। अगर क्वालिटी चेक प्रॉपरली ना किया जाए तो फिर वो यूज नहीं किया जा सकता है, उस पर केस किया जा सकता है। तो क्वालिटी चेक क्राइटेरिया को एमआईएस हमेशा ध्यान में रखता है। नेक्स्ट है फीडबैक। जो काम हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जो कर रहा है, जो करवा रहा है, जिस तरीके से करवा रहा है, ये सारा काम हो जाने के बाद ये फीडबैक में भी विश्वास रखता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जो इतना काम करेगा वो इजीली काम करेगा, क्लैरिफाइड मोटिव्स के साथ करेगा, तो फिर क्या होगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होता है। फिर मॉड्यूलैरिटी। It should be composed of many modules, subsystems rather than designed as one and only form of few large systems. इसमें बहुत छोटे छोटे सिस्टम हैं, hence modularity maintain होती है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा। हर टाइप का डेटा हर इंसान के साथ नहीं शेयर होता है। जिसको जितना इंफॉर्मेशन की डेटा की जरूरत होती है वो सिलेक्टिव डेटा सिलेक्टिव लोगों के साथ शेयर होता है और उसके बेसिस पे काम होता है। एंड लास्ट पॉइंट, कंप्यूटराइज्ड। ये सब कुछ काम ऐसे वैसे नहीं होता है, मुंह जबानी नहीं होता है, ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में होता है। जो काम जैसे होता है वो वैसे क्रॉस आउट होता जाता है और पूरा इसकी वजह से इसका फिजिबिलिटी भी समझा जाता है। ओके, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट।
अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ MIS। नंबर 1, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब बेसिकली ये जो फिजिकल या फिर आउटर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर में MIS की जरूरत होती है, मतलब ये बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, इनपुट करता है डेटा, आउटपुट लेता है, सेकेंडरी स्टोरेज डेटा, प्रोग्राम, सेंट्रल प्रोसेसर जो हम लोग का CPU होता है, फिर कंप्यूटेशन कंट्रोल, प्राइमरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ये इन सब चीजों का पार्ट है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। इट इज द ब्रॉड टर्म, जो इंटरनल पार्ट होता है उसको सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रोग्राम्स को डायरेक्ट करने में हेल्प करता है। ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है वो देखता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ अ बुक टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी गाइड करता है। नेक्स्ट है डेटाबेस। द डेटाबेस कंटेन्स ऑल डेटा यूटिलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। It includes set of stores data and the often referred to as file. ये स्टोर करता है डेटा और इसको फाइल के नाम से जाना जाता है। The physical existence of stored data is known as database. इसको डेटाबेस के नाम से, क्योंकि इसका फिजिकल मतलब एक्सिस्टेंस है इस डेटा का, इसलिए डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोसीडियर्स। Formal operation procedures are physical components because they exist in physical form such as manual or instructional booklets. Basically, three major types of procedures are required: user instructions, instructions for preparation of input by data, and preparation of data by personnel. और लास्ट है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन पर्सनल। मतलब अलग अलग पर्सनल से जो जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन निकला है उनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो जो वो लोग प्रोसीडियर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल पर्सनल। It includes personnel such as computer operators, system analysts, programmers, data preparation personnel. ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ MIS बेसिकली गवर्न्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। इनपुट अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा? वो तो वही बात हो गई ना, बबूल का बीज बो के आम की अपेक्षा करना, वो तो पॉसिबल है नहीं। MIS is not a substitute for effective management. It means it cannot replace the managerial judgment in making decisions in functional areas. मतलब ये मैनेजमेंट के मैनेजरियल डिसीजंस को नहीं हटा सकता है। अगर जजमेंट गलत हुआ तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाएगी और डिसीजन मेकिंग भी फॉल्टी हो जाएगी। It may not have requisite flexibility to quick update itself with changing needs of time, especially fast changing complex environment. परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो हम लोगों ने सुना ही होगा, है ना? लेकिन MIS फटाफट खुद को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाता है और नहीं बदल पाता है, और इसी की वजह से नए एनवायरनमेंट में इसको ढालना मुश्किल हो जाता है। It cannot provide or tailor made information packages suitable for purpose of every type of decision making by executives. ये टेलर मेड इंफॉर्मेशन पैकेजेस को सुटेबल फॉर पर्पस ऑफ एवरी डिसीजन मेड बाय एग्जीक्यूटिव्स, ये पॉसिबल ही नहीं है MIS के लिए, क्योंकि इसके लिए ये सारा इंफॉर्मेशन टेलर करना पैकेज टू पैकेज पॉसिबल नहीं होता है। It takes into account mainly quantitative factors and ignores the qualitative factors like moral attitude, member of the organization, and other important bearing of decision making processes of executives. बेसिकली ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं ले पाता, लेकिन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लेके उस पर ही काम करता है, जो कि ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। The effectiveness of MIS is reduced in the organization where culture is to hold information and not to share with others. इधर का कल्चर है टू होल्ड इंफॉर्मेशन, ना कि दूसरों के साथ शेयर करना, तो इधर इफेक्टिवनेस उसका कम हो जाता है। MIS इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल टीम। अगर ऑपरेशनल टीम या फिर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज होता रहेगा तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये चैप्टर सबको समझ में आया?
इसके 3 Yes, पार्ट थे, sir. आज हम लोग ने फाइनल पार्ट खत्म किया। तो हम लोगों का सिर्फ ये ई कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर बाकी है अब सिलेबस में। ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज इधर तक ही रखते हैं और कल बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.